Hello everyone, welcome to Ed Forum. So as we know that we have started a new chapter, that is RSC, refrigeration and air conditioning, and today we are going to discuss the basics, introduction of VCRS, that is vapor compression refrigeration system. ठीक है, तो बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। तो बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो बेसिकली VCRS क्या है, एक साइकिल, ठीक है ना। इट इज ए साइकिल विच कंसिस्ट ऑफ 4 डिवाइसेस। इट इज ए साइकिल विच कंसिस्ट ऑफ 4 डिवाइसेस। द फर्स्ट डिवाइस इज इवापोरेटर, है ना। द सेकेंड इज कंप्रेसर, द थर्ड इज कंडेंसर एंड द फोर्थ इज थ्रॉटलिंग डिवाइस और एक्सपेंशन डिवाइस। थ्रॉटलिंग डिवाइस और एक्सपेंशन डिवाइस, ओके। तो सबसे पहले क्या होता है ना, ये इवापोरेटर क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है ना। इवापोरेटर क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। सपोज करो आपके पास एक रूम है ना, आपका रूम है, आपका कमरा है, ठीक है ना। आप इसको ठंडा करना चाहते हो, आपका रूम या आपका कमरा, आप इसको ठंडा करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप इवापोरेटर क्या करेगा, इवापोरेटर यहां से हीट लेगा, है ना, इस रूम से हीट लेगा। इवापोरेटर जो हीट ले रहा है वो इस रूम से हीट लेगा, ठीक है। तो इवापोरेटर इस रूम से हीट लेगा, मतलब इवापोरेटर का काम क्या है कि रूम से हीट निकालना, ठीक है। उसी को आपने बोल दिया क्यू एब्जॉर्ब्ड, और इसी को आप बोलते हो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। इसी को आप बोलते हो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अगर डिफाइन करना है तो आप क्या बोलोगे, द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू बी रिमूव्ड बाय द इवापोरेटर फ्रॉम द रूम और फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता है, इसके अंदर एक सब्सटेंस फ्लो करता है, दैट इज रेफ्रिजरेंट। इसके अंदर एक सब्सटेंस फ्लो करता है, दैट इज योर रेफ्रिजरेंट। और यही रेफ्रिजरेंट होता है जो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द स्पेस जिसको आप ठंडा करना चाहते हो, ठीक है। तो इवापोरेटर के अंदर आप इसको क्यू एब्जॉर्ब बोलो या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलो, इसका शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं RE, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं RE। और ये हीट जैसे एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, तो ये पॉइंट 1 देखो, पॉइंट 1 मतलब साइकिल स्टार्ट कर सकते हो आप यहां से, ठीक है। तो पॉइंट 1 साइकिल स्टार्ट कर सकते हो, और ये हीट एब्जॉर्ब होने के बाद ये इवापोरेटर कहां इसको भेज देता है, कंप्रेसर के अंदर भेज देता है, ठीक है ना। ये हीट एब्जॉर्ब करने के बाद इसको कंप्रेसर के अंदर भेज देता है। कंप्रेसर क्या करता है ना, इस हीट जो रेफ्रिजरेंट है, जो मास ऑफ रेफ्रिजरेंट है या जो हीट है, जो भी बोलो, मास ऑफ रेफ्रिजरेंट को क्या करता है, कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने से क्या होगा, कंप्रेस करने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। कंप्रेसर इसको कंप्रेस करता है और इसका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और एक बार जब ये पॉइंट 2 पे पहुंचता है, दिस इज यू कैन से पॉइंट 2 इज कंप्रेसर एग्जिट। पॉइंट 2 जो है वो कंप्रेसर का एग्जिट है, या ये भी बोल सकते हो कि पॉइंट 2 इज द कंडेंसर इनलेट, ठीक है। ये क्या करता है, टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज कर देता है, और उसके बाद क्या करता है, इसको कंडेंसर के अंदर भेज देता है। कंडेंसर से आप क्या करते हो, हीट को रिजेक्ट कर देते हो, कहाँ, सराउंडिंग में या एटमोस्फेयर में। तो कंडेंसर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर हीट रिजेक्शन, ठीक है। अब जैसे ये कंडेंसर हीट रिजेक्ट करता है, ठीक है, और हीट रिजेक्ट कैसे करता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है। ये जो आप देख रहे हो कंडेंसर का एंट्री 2 और एग्जिट 3, तो 2 से 3 जो प्रोसेस है, इट इज ए कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो वो कहाँ होता है, वो कंडेंसर के अंदर होता है, ठीक है। अब जैसे ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट पे आने के बाद ये क्या हो जाता है, थ्रॉटलिंग डिवाइस के अंदर आता है, और 4 पे फिर से ये एग्जिट होकर इवापोरेटर के अंदर चला जाता है। तो ये साइकिल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसा होता जाएगा, कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसी साइकिल को देखो, तो जैसे नेमिंग करना है, तो नेमिंग करने के लिए आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि देखो सबसे पहले क्या है आपका प्रोसेस 1 से 2, 1 से 2 जो प्रोसेस है, 1 से 2 जो प्रोसेस है, देखो इसी का हमने TH डायग्राम बनाया है, इसी साइकिल का हमने TH डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो 1 से 2 जो प्रोसेस है कहां पे, 1 से 2 किसके अंदर है, कंप्रेसर के अंदर है। तो 1 से 2 जो प्रोसेस है, ये कैसा दिख रहा है, ये इंट्रोपी है, टेम्परेचर वर्सेस इंट्रोपी डायग्राम, ये देखो कैसा है, वर्टिकल लाइन, है ना। मतलब ये कैसा प्रोसेस होगा, 1 से 2 कैसा होगा, कांस्टेंट इंट्रोपी प्रोसेस, या इसको बोल सकते हो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो 1 से 2 जो प्रोसेस है, हम इसको बोल सकते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। और देखो कंप्रेसर क्या किया, कंप्रेसर ने कंप्रेस किया मास ऑफ रेफ्रिजरेंट को, तो उससे क्या हुआ, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ गया। तो देख रहे हो ना,
टी वर्सेस एस डायग्राम में ये ऊपर जा रहा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक वर्टिकल लाइन है, और साथ ही में ये क्या दिख रहा है, इसका टेम्परेचर भी बढ़ा तो उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारा क्या होगा, प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और देखो अपने मन से हमने क्या किया, ये जो देखो पॉइंट 1 है वो कैसा है, वो किस पे है, ये वाला जो लाइन होता है, ये दिस लाइन को आप क्या बोलते हो, सैचुरेटेड वेपर लाइन। ये जो लाइन है ये सैचुरेटेड वेपर लाइन। तो पॉइंट 1 को हमने सैचुरेटेड वेपर पे अज्यूम कर लिया। अब ये हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो पॉइंट 1 होगा वो सैचुरेटेड वेपर लाइन पे ही होगा, ये हमने मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि देखो क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे लिखा रहेगा, सिंपल और आइडियल, सिंपल और आइडियल VCRS। जब भी ऐसा वर्ड लिखा रहे या कुछ नहीं बोला गया क्वेश्चन के बारे में या स्टेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट के बारे में कि ये पॉइंट कहीं यहां होगा, ड्राई वेट रीजन में होगा या सैचुरेटेड वेपर लाइन पे होगा, अगर कुछ नहीं बोला गया, ठीक है ना, तो अपने मन से हम मान के चलेंगे कि अपना साइकिल कैसा है, सिंपल या आइडियल। और क्वेश्चन में अगर बोल भी देता है कि सिंपल है या आइडियल है, तब आपने 1 पॉइंट को कहां बना लेना, सैचुरेटेड वेपर लाइन में। देखो कंप्रेस करके इसको कहां ले गया, ये सुपर हीटेड रीजन में, कंप्रेस करके इसको कहां ले गया, सुपर हीटेड रीजन में। और फिर जैसे पॉइंट 2 है, देखो पॉइंट 2 से ये एंट्री मारा किसके अंदर, कंडेंसर के अंदर। पॉइंट 2 में एंट्री मारा किसके अंदर, कंडेंसर के अंदर। और देखो पॉइंट 2 से 3 ये क्या होगा, हीट रिजेक्शन, ये क्या होगा, हीट रिजेक्शन। अब जैसे जैसे ये क्या हो रहा है, 2 से 3 जो देखो प्रोसेस, 2 से 3 जो अपना प्रोसेस है, 2 से 3 इट इज कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। 2 से 3 जो प्रोसेस है वो अपना कैसा, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, और किसके अंदर है, कंडेंसर के अंदर है। अब देखो जैसे ये हीट रिजेक्ट करेगा सराउंडिंग के अंदर, है ना, जैसे ये हीट रिजेक्ट करेगा एट ए कांस्टेंट प्रेशर सराउंडिंग के अंदर, तो हीट रिजेक्ट करने के बाद जो 3 पॉइंट है ना, मतलब जो उसका क्या होगा, आप बोल सकते हो तो उसका फेज होगा, है ना, रेफ्रिजरेंट का जो फेज होगा वो कैसा हो जाएगा, पॉइंट 3 क्या बताता है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। पॉइंट 3 क्या बता रहा है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, है ना। तो फिर से कि आपने यहां पर कैसे रोक दिया इसको, है ना, ये तो इधर भी आ सकता है ना, ये सबकोल्ड रीजन में भी आ सकता है। तो फिर से वही बात, अगर ऐसा लिखा रहा है सिंपल या आइडियल, तो पॉइंट 1 और पॉइंट 3 को हमेशा मान के चलेंगे। अगर लिखा रहा है क्वेश्चन के अंदर सिंपल या आइडियल VCRS, तो पॉइंट 1 और पॉइंट 3 को हमेशा सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर पे ही बनाएंगे। ठीक है, पॉइंट 3 कंडेंसर के अंदर हीट रिजेक्ट, जैसे हीट रिजेक्ट किया, हीट रिजेक्ट करने के बाद इसका फेज आ गया कैसा, लिक्विड फेज आ गया कैसा, लिक्विड फेज। अब सोचो कि सेम ही रेफ्रिजरेंट है आपके पास, है ना, एसी के अंदर या फ्रिज के अंदर एक ही रेफ्रिजरेंट वो घूमता रहता है ना, हीट लिया हीट छोड़ा, हीट लिया हीट छोड़ा। तो उसी रेफ्रिजरेंट को वापस साइकिल के अंदर चलाना है, तो क्या करते हैं, पॉइंट 3 से पॉइंट 4, देख रहे हो ना कैसा प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस है, थ्रॉटलिंग डिवाइस के अंदर ये चलेगा काम, है ना, ये काम चलेगा आपका थ्रॉटलिंग डिवाइस के अंदर। तो थ्रॉटलिंग डिवाइस के अंदर क्या होता है ना, थ्रॉटलिंग डिवाइस इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू रिड्यूस द प्रेशर। थ्रॉटलिंग डिवाइस ऐसे बोलते हो आप इसको बोलते हो थ्रॉटलिंग और एक्सपेंशन, थ्रॉटलिंग और एक्सपेंशन डिवाइस। तो ये क्या करता है ना, ये प्रेशर ड्रॉप के काम में आता है। अब सोचो कि जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होगा, प्रेशर ड्रॉप के काम में आता, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, टेम्परेचर ड्रॉप भी होगा। प्रेशर ड्रॉप होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ड्रॉप भी होगा। अब जैसे ही सोचो कि पॉइंट 3 पे अभी हाईएस्ट टेम्परेचर पे है, पॉइंट 3 अभी हाईएस्ट टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे कंडेंसर टेम्परेचर और कंडेंसर प्रेशर पे, पॉइंट 3 से पॉइंट 4 ये जैसा गया, तो देख रहे हो ना टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा, तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर ड्रॉप भी होता है, क्योंकि एक्सपेंशन डिवाइस का काम ही होता है प्रेशर को ड्रॉप करना और उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, या टेम्परेचर को ड्रॉप करना उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। अब कितना टेम्परेचर ड्रॉप होता है ये आपको बताता है जूल थॉम्सन कोफिशिएंट, है ना, ये आप पढ़ते हो थर्मोडायनेमिक रिलेशंस में। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, टेम्परेचर और प्रेशर रिड्यूस कर देता है। तो जैसे ही आप पॉइंट 4 पे पहुंचते हो तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम, और कहां पहुंच गया, ये इवापोरेटर के अंदर पहुंच गया। आप सोचो कि जब इस पॉइंट 4 पे आप टेम्परेचर कम करोगे, इस पॉइंट पे अगर आप टेम्परेचर कम किए, तभी क्या होगा कि इस रीजन का टेम्परेचर लो है, इस रीजन का टेम्परेचर लो है, और आपको हीट खींचना है कहां से, रूम से। तो आप सोचो कि रूम अभी T1 टेम्परेचर पे है, रूम अभी T1 टेम्परेचर पे और ये आपका T2 टेम्परेचर पे। तो जब तक ये टेम्परेचर लो नहीं होगा, जब तक ये टेम्परेचर लो नहीं होगा, किससे लो, T2 मस्ट बी लोअर देन T1, है ना, मतलब ये हाई और ये, तभी हीट का फ्लो कैसे होगा,
हाई से लो की ओर, तभी हीट का फ्लो कैसे होगा, हाई से लो की ओर, क्योंकि आपका काम क्या है, इसे ठंडा रखना। तो हीट का फ्लो आपको करवाना हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, तो इसके अंदर का जो टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए वो कम होना चाहिए रूम से, वो कम होना चाहिए रूम से या डिजायर्ड स्पेस से। तो उसी के लिए आप क्या यूज करते हो, थ्रॉटलिंग डिवाइस या एक्सपेंशन डिवाइस, उसी के लिए आप यूज करते हो थ्रॉटलिंग डिवाइस या एक्सपेंशन डिवाइस। देखो थोड़ी सी बात करते हैं थ्रॉटलिंग डिवाइस की। थोड़ी सी बात करते हैं थ्रॉटलिंग डिवाइस की, क्योंकि थ्रॉटलिंग डिवाइस इसका काम ही होता है किस लिए, इसको हम यूज करते हैं किस लिए, प्रेशर ड्रॉप, है ना, प्रेशर ड्रॉप करवाने के लिए। ठीक है, तो अब देखो कैसे होता है थ्रॉटलिंग डिवाइस, क्या लगाते हैं आप, लगाते हो जनरली जो लगाते हैं कैपिलरी ट्यूब, और भी तरीके के होते हैं, लेकिन हम जो अपने घर में लगाते हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में वो लगाते हैं कैपिलरी ट्यूब। और कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, इट इज अ स्मॉल डाया ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब इज ए स्मॉल डाया ट्यूब ऑफ सम लेंथ एंड ऑफ सम डायमीटर। ये एक स्मॉल डायमीटर ट्यूब है, इट इज ए स्मॉल डाया ट्यूब, इट इज ए स्मॉल डाया ट्यूब ऑफ सम लेंथ एंड सम डायमीटर। ठीक है ना, तो अब देखो स्मॉल डायमीटर ट्यूब है, अब जैसी रेफ्रिजरेंट 0.3 पे है ना, मतलब कंडेंसर के एग्जिट या थ्रॉटल में जस्ट अंदर जाने के लिए, एंट्री मारने के लिए तैयार होगा, तो जैसे फ्लूइड यहां पे आया है ना, फ्लूइड या बोल दो रेफ्रिजरेंट आया, तो रेफ्रिजरेंट जैसे फ्लूइड इसके अंदर आएगा, बहुत ही स्मॉल डायमीटर ट्यूब है, तो अब सोचो कि इसके वॉल से जैसे ये टकराएगा, है ना, इसके वॉल से ये जैसे टकराएगा फ्लूइड तुम्हारा, तो आप जानते हो क्या होगा, फ्रिक्शन, क्या जनरेट होगा, फ्रिक्शन। तो इसका मतलब इस फ्लूइड के ऊपर बहुत सारे फ्रिक्शनल फोर्सेस काम करेंगे, तो उस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए, इस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए फ्लूइड को अपना क्या ड्रॉप करना होगा, प्रेशर ड्रॉप करना होगा। देख लो अल्टीमेटली काम क्या है, प्रेशर ड्रॉप, क्योंकि जब तक आप प्रेशर ड्रॉप नहीं करोगे आपका टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा, और अगर टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा तो हीट आपका रूम से इवापोरेटर के अंदर नहीं आएगा, ठीक है ना, हीट आपका रूम से इवापोरेटर के अंदर नहीं आएगा। तो कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं, और कैपिलरी ट्यूब बहुत ही स्मॉल डायमीटर ट्यूब है, तो फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए फ्लूइड को अपना प्रेशर को ड्रॉप करना होगा, क्योंकि आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते होगे ना, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते होगे लेमिनार फ्लो के अंदर, पाइप फ्लो के अंदर, कि पाइप के अंदर क्या होता, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आएगा ही आएगा, और उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए फ्लूइड का प्रेशर ड्रॉप करना होता है, क्योंकि जैसे फ्लूइड अपने फ्लो के डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाता है प्रेशर ड्रॉप होता है, क्यों, ताकि आप फ्रिक्शन को कम से कम कर सको। और ये जो कैपिलरी ट्यूब का डिजाइन करते हैं ना, वो लेंथ और डायमीटर, क्योंकि आप जानते हो ये जो प्रेशर ड्रॉप का फॉर्मूला जो आता है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, वो क्या होता है, दिस प्रेशर ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ द ट्यूब और पाइप। द प्रेशर ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाया। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन करेंगे, जितना आपको प्रेशर ड्रॉप चाहिए उसी लेंथ और उतने ही डायमीटर का आप क्या बना दो, कैपिलरी ट्यूब बना दो। जितना आपको प्रेशर ड्रॉप करवाना है उतने ही अमाउंट का आप लेंथ और डायमीटर डिसाइड कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक्सपेंशन डिवाइस का काम ही होता है क्या, फ्लूइड के अंदर क्या करना, प्रेशर को ड्रॉप करना। और वो क्यों होता है, क्योंकि फ्रिक्शन को ओवरकम करना होता है आपको, कैपिलरी ट्यूब के अंदर फ्रिक्शन को ओवरकम करना होता है। अब देखो, अब आप जानते हो कि सपोज करो ये अभी हम बनाए इसको क्या, VCRS रेफ्रिजरेटर मान के चल रहे हैं। तो देखो अगर आपसे किसी ने बोला कि मुझे बताओ कि व्हाट इज द COP ऑफ दिस रेफ्रिजरेटर, व्हाट इज द COP ऑफ दिस रेफ्रिजरेटर, तो आप क्या बताओगे, COP इज डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, COP इज द डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अब देखो डिजायर्ड इफेक्ट आपका क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट है कि आपका जो रूम है ना वो ठंडा होना चाहिए, और रूम से ठंडा कौन कर रहा है, ये इवापोरेटर। रूम से ठंडा कौन कर रहा है, ये इवापोरेटर। तो देख रहे हो ना, डिजायर्ड इफेक्ट आप क्या लिखोगे, ये वाला पार्ट होगा, इवापोरेटर के अंदर जो पार्ट है, दिस इज योर डिजायर्ड इफेक्ट, है ना, दिस इज योर डिजायर्ड इफेक्ट। तो कैसे निकालेंगे डिजायर्ड इफेक्ट, बोलो, या इसी का दूसरा नाम क्या लिया था, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। इसी को हमने क्या बोला था, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैसे निकालेंगे। और सेकंड देखो, वर्क इनपुट, वर्क कहां प्रोवाइड कर रहे हो, इस कंप्रेसर के अंदर आप यहां पे वर्क इनपुट कर रहे हो, कंप्रेसर को वर्क देते हो चलने के लिए ना, मोटर को सप्लाई करते हो इलेक्ट्रिसिटी, वही तो वर्क है ना, वर्क इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो वर्क इनपुट किया ये कहां से आएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम फिर से जाएंगे कहां, थर्मोडायनेमिक्स के पास। इसके लिए निकालने के लिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना हो या वर्क इनपुट निकालना हो
तो आप जाओगे थर्मोडायनेमिक्स के पास, क्योंकि ये सारे कैसे है, ये सारे ओपन सिस्टम है, ये सारे कैसे हैं, ओपन सिस्टम डिवाइसेज हैं, है ना। अगर इंडिविजुअली देखोगे सबको तो ये सारे कैसे हैं, ओपन सिस्टम डिवाइस हैं। तो चलते हैं कहाँ पे, SFEE, दैट इज योर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, दैट इज योर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। चलते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के ऊपर, है ना। और अजम्पशन दो मान के चल रहे हैं हमेशा, है ना। अजम्पशन ये मान के चल रहे हैं कि अपना जो फ्लो है हर एक डिवाइस के अंदर, जितने भी डिवाइस हैं वो कैसा है, स्टेडी फ्लो, मतलब टाइम का वेरिएशन नहीं है। और साथ ही में मान लिया हमने कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो कैसा है, जीरो है। स्टेडी फ्लो और पोटेंशियल और काइनेटिक का चेंज कैसा है, जीरो है। तो सबसे पहला अपना डिवाइस क्या था, सबसे पहला अपना डिवाइस है कंप्रेसर। सबसे पहला अपना डिवाइस है कंप्रेसर। तो कंप्रेसर के अंदर लगा दो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो सबसे पहले क्या होगा, इनलेट और एग्जिट। इनलेट साइड लिखते हैं इंथाल्पी H1 प्लस आप क्या लिखते हो, H1 प्लस काइनेटिक एनर्जी C1² 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी GZ1, है ना। और ये मान के चल रहे हैं कि अपना जो कंप्रेसर है वो कैसा है, ये एडियाबेटिक है। दिस इज एडियाबेटिक, मतलब जो Q है वो जीरो है, ना ही ये हीट गेन कर रहा, ना ही ये हीट लॉस कर रहा, कंप्लीटली एडियाबेटिक है। तो इनलेट पे एनर्जी इतनी होगी इक्वल्स टू एग्जिट H2 प्लस C2² 2 प्लस GZ2 और प्लस वर्क, है ना, प्लस वर्क। अब देखो ये तो जीरो हमने पहले मान लिया, है ना, ये पहले ही मान लिया कि ये जीरो है ना, काइनेटिक और पोटेंशियल का चेंज नहीं है। तो आप देखो वर्क कंट्रोल वॉल्यूम क्या लिखोगे, H1 माइनस H2। और साथ ही में देखो कि आपका डिवाइस कैसा है, कंप्रेसर। और कंप्रेसर आप जानते हो, कंप्रेसर इज अ वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, है ना। मतलब आप सिस्टम, अगर आपका कंप्रेसर सिस्टम है तो आप सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हो। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज निगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज निगेटिव। तो आप यहां से जब निकालोगे वर्क कंप्रेसर तो ये आपका मिल जाएगा क्या, H2 माइनस H1 आपका मिल जाएगा, H2 माइनस H1। जो कंप्रेसर वर्क मिलेगा क्या मिलेगा, H2 माइनस H1। तो ये कंप्रेसर हो गया, ठीक है। सेकेंड देखो, सेकेंड आपका क्या था, कंडेंसर। सेकेंड आपका कंडेंसर। तो लगा दो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो क्या लिखोगे, H2, है ना, एंट्री क्या है H2, पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक जीरो। और साथ ही में क्या कर रहा है, हीट रिजेक्ट कर रहा है, हीट रिजेक्ट कर रहा है। तो हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम क्या होता है, हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम क्या होता है, निगेटिव। तो ऐसा करो H2 वर्क तो करेगा नहीं, कंडेंसर का काम नहीं है वर्क करना, तो वर्क हमेशा इसमें क्या होगा, जीरो, है ना। वैसे ही चीजें लिखो, है ना। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखने का तरीका ये है कि आप उसी चीजों को कंसीडर करो जो वो सिस्टम कर सकता है। ये देखो क्या कर सकता, वर्क कर सकता था, इसमें हमने वर्क ऐड कर दिया, है ना। कंडेंसर वर्क नहीं कर सकता, है ना, इसका काम है हीट रिजेक्ट करना, तो वर्क को हमने पहले ही जीरो मान लिया। तो इनपुट, है ना, क्योंकि 2 क्या था, इनलेट था, H2 काइनेटिक पोटेंशियल जीरो, H2 इक्वल्स टू H3, H3 क्या था, एग्जिट प्लस Q कंडेंसर, Q कंडेंसर। इसको इधर ही लिख दिया, क्योंकि क्या, अगर इधर लिखते तो फिर इससे क्या पकड़ना पड़ता, माइनस साइन से मल्टीप्लाई। तो सीधा ये एग्जिट में है ना, तो सीधा कंडेंसर, Q कंडेंसर क्या लिखोगे, ये लिखोगे आप H2 माइनस H3। Q कंडेंसर क्या लिखोगे, H2 माइनस H3। थर्ड आपका क्या था, थ्रॉटलिंग। थर्ड आपका क्या था, थ्रॉटलिंग डिवाइस। अब देखो थ्रॉटलिंग डिवाइस का काम क्या था, प्रेशर ड्रॉप करना, है ना। थ्रॉटलिंग डिवाइस का काम था प्रेशर ड्रॉप करना। तो ना ही तो ये वर्क कर सकता है ना, और ये कैसा है, एडियाबेटिक, तो Q भी जीरो, है ना ही ये वर्क कर सकता है और हीट का ट्रांसफर भी नहीं हो रहा इसके अंदर, तो वर्क भी जीरो, हीट भी जीरो। तो ये सीधा क्या लिखोगे, इनपुट H3 इक्वल्स टू आउटपुट H4, है ना। मतलब क्या है, इंथाल्पी कांस्टेंट। तो ये कैसा डिवाइस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसेंथाल्पिक। तो एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर जो भी प्रोसेस होगा उसमें आपकी इंथाल्पी कांस्टेंट होगी, और उसी को हम बोलते हैं क्या, आइसेंथाल्पिक प्रोसेस, ठीक है ना। और साथ ही में देख लो, ये एक ऐसा डिवाइस है ना कि जो प्रेशर को ड्रॉप करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसे फ्रिक्शन को ओवरकम करना है। तो सिंस ये फ्रिक्शन आ गया तो
तो आप बोल सकते हो दिस इज नॉट ए रिवर्सिबल, इट इज एन इरिवर्सिबल, इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो आइसेंथाल्पिक अंदर या थ्रॉटलिंग डिवाइस के अंदर जो प्रोसेस है वो कैसा है, इरिवर्सिबल है। ठीक है, लास्ट आपका क्या बचा, इवापोरेटर। लास्ट आपका क्या बचा, इवापोरेटर। तो देखो फोर्थ जो बचा आपका ये क्या है, इवापोरेटर। फोर्थ आपका इवापोरेटर। अब देखो इवापोरेटर भी क्या है, इसके अंदर भी जो हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो इसके अंदर भी जो आपका वर्क है वो कैसा है, जीरो। तो इनपुट लिखो, इनपुट इसका क्या था H4, काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल जीरो, और साथ में ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो लिख दो Q इवापोरेटर इक्वल्स टू H1, है ना, एग्जिट। यहाँ से Q इवापोरेटर आपका क्या आएगा, Q इवापोरेटर क्या आएगा, H1 माइनस H4, और यही जो Q था यही था Q एब्जॉर्ब, और यही क्या था आपका RE रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, है ना, यही क्या था RE रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। इसका मतलब जो भी आप फॉर्मूले देख रहे हो सब किसके टर्म में, इंथाल्पी के टर्म में। इसीलिए आपको ईच एंड एवरी पॉइंट, है ना, जो ग्राफ बनाया था TS ग्राफ, उस ग्राफ के अंदर आपको ईच एंड एवरी पॉइंट का क्या निकालना होगा, इंथाल्पी। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो ईच एंड एवरी पॉइंट का आपको क्या निकालना होगा, इंथाल्पी निकालना होगा। बिना इंथाल्पी निकाले आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो जब भी VCRS के टाइम के क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले क्या करो, आप ईच एंड एवरी पॉइंट का क्या निकाल लो, आप निकाल लो इंथाल्पी। एक बार अगर आप इंथाल्पी निकाल लिए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो COP लिखना था, तो COP क्या लिखा था, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या आया, H1 माइनस H4, और वर्क इनपुट क्या है, H2 माइनस H1, है ना। वर्क इनपुट क्या है, H2 माइनस H1। देखो इंथाल्पी की जो यूनिट है वो किलो जूल पर केजी, और ये भी कैसा है, किलो जूल पर केजी। अब कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी अब COP को लिखते हो क्या, ये तो आप जानते हो कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन ये है वर्क इनपुट। कभी इसको क्या होता है ना, इसमें मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई कर दो, m डॉट ऊपर और m डॉट नीचे मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये किस में, किलो जूल पर केजी, ये बन जाता है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, और ये नीचे बन जाएगा पावर, RC अपॉन पावर। ठीक है ना, यूनिट देख लो, किलो जूल पर केजी पहले से था इंटू केजी पर सेकेंड, तो क्या बन गया, किलो वॉट, और ये भी किस में बन गया, किलो वॉट, है ना। तो कभी कभी आपका जो COP होगा वो इस टर्म में होगा, है ना, किलो वॉट के टर्म में, और अगर किलो जूल पर केजी के टर्म में है तो ये बेसिक है ना। और ये आप कहाँ से निकालोगे, ये आप निकालोगे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, है ना। तो बार बार निकालना नहीं है, ऐसा नहीं एग्जाम में आ गया बार बार आप स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन निकाल रहे हो, आपको ये चीज़ें याद रखनी है ना। और याद रखना सबसे सिंपल क्या है, डायग्राम याद रखो, है ना। डायग्राम आप कैसे समझोगे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, आपको पता है वर्क कहाँ से देते हैं, तो आपको पता RE कहाँ से मिलता है, ठीक है ना, आपको पता RE कहाँ से मिलता है। तो देख लो, तो आपको क्या पता चला कि अगर आपको COP निकालना तो आपको हर एक पॉइंट की क्या निकालनी होगी, आपको हर एक पॉइंट की निकालनी होगी क्या, इंथाल्पी। अगर आपको COP निकालना तो आपको निकालनी है हर एक पॉइंट की इंथाल्पी। तो क्यों ना ऐसा करें कि इस TS डायग्राम की जगह हम एक ऐसा डायग्राम बना ले जिसमें इंथाल्पी आ रहा हो, है ना। तो सबसे कन्वीनियंट क्या होता है, VCRS के अंदर सबसे कन्वीनियंट क्या है कि TS डायग्राम, कभी कभी क्या होता है ना, TS डायग्राम में चीज़ें हमें नहीं पता चलती है, कभी कभी क्या होता है TS डायग्राम के अंदर चीज़ें हमें नहीं समझ में आती है, तो हम क्या करते हैं, हम बना लेते हैं pH डायग्राम, प्रेशर वर्सेज इंथाल्पी डायग्राम। हम क्या करते हैं, pH डायग्राम बना लेते हैं, प्रेशर वर्सेज इंथाल्पी डायग्राम। देखो प्रेशर डायग्राम और इंथाल्पी डायग्राम के अंदर जो डोम शेप है वो कुछ ऐसा आता है, ठीक है ना। डोम शेप कुछ ऐसा था, डोम शेप तो आएगा ना, क्योंकि वेट रीजन था, सुपर हीटेड रीजन है, सब कोल्ड रीजन है ना, तो ये आएगा। अब देखो आप जानते हो क्या कि इवापोरेटर और कंडेंसर ये दोनों कैसे थे, ये दोनों कांस्टेंट प्रेशर लाइन थे। कंडेंसर है ना जो ऊपर था और नीचे इवापोरेटर, ये दोनों कैसे थे, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन एंड कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, है ना। तो दोनों तो इतना पता है, ये कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, है ना। ये वाला पॉइंट एग्जिट क्या था, सिंपल है, तो कैसा है, सैचुरेटेड लिक्विड। और ये पॉइंट, ये क्या अपना सैचुरेटेड वेपर, कंप्रेसर का इनलेट वाला पॉइंट। तो देखो 3 से 4 वाला जो डायग्राम है, 3 से जो 4 वाला डायग्राम है, ये कैसा है,
आइसेंथाल्पिक प्रोसेस आया था ना, H3 = H4 आया था, देखो इंथाल्पी डायग्राम है, तो ये कैसा होगा, वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन, क्योंकि इंथाल्पी कांस्टेंट है, ठीक है। और जो 2 पॉइंट था वो अपना कैसा था, 2 पॉइंट था वो कैसा था, सुपर हीटेड रीजन है ना। और देखो 1 से 2 है ना, ये क्या है, कंप्रेसर के अंदर रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो ये अपना क्या है, यहाँ आप क्या करोगे, दिस इज योर वर्क इनपुट है ना, दिस इज योर वर्क इनपुट। अब देखो अब कितना सिंपल हो गया ये, कि अगर आपको H2 - H1, देखो ये क्या है, H2 - H1, ये क्या है, H2 - H1, और ये क्या है, H1 - H4, ये आपका क्या है, H1 - H4 है ना। तो ये दे देगा आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और ये क्या दे देगा, ये दे देगा वर्क इनपुट। ये आपका क्या है, कंडेंसर, Q कंडेंसर, और ये आपका क्या है, इट इज योर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, इट इज योर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो जैसे ही आप पीएच डायग्राम पे बनाते हो तो आपको कंपैरिजन करने में बहुत आसानी होगी है ना, क्योंकि सब कुछ क्या है, इंथाल्पी का ही खेल है, सब कुछ क्या है, इंथाल्पी का ही खेल है। अब देखो, अब एक बात और आती है इसमें, कि जैसे ही आप 3 से 4 प्रोसेस के ऊपर जाओगे, एक बात और आती है इसमें, कि जैसे ही आप 3 से 4 प्रोसेस के ऊपर जाओगे तो आपको ये पता है कि ये कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस है, एक्सपेंशन डिवाइस इज एन आइसेंथैल्पिक प्रोसेस बट इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, बट इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि जैसे फ्रिक्शन आया तो आप बोलोगे कि अब ये रिवर्सिबल ना रह गया। और जैसे इस पूरे साइकिल के अंदर देखो, इस पूरे साइकिल के अंदर अगर एक भी ऐसा प्रोसेस है जो इरिवर्सिबल है, तो पूरी की पूरी साइकिल कैसी हो जाएगी, इरिवर्सिबल। तो हम बोल सकते हैं कि जो आइडियल है ना, आइडियल डील करें ना, द आइडियल VCRS इज इंटरनली इरिवर्सिबल। द आइडियल VCRS इज इंटरनली इरिवर्सिबल। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थ्रॉटलिंग डिवाइस, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए थ्रॉटलिंग डिवाइस, क्योंकि ये थ्रॉटलिंग डिवाइस कैसा है, इरिवर्सिबल है। ये थ्रॉटलिंग डिवाइस इरिवर्सिबल है, क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, फ्रिक्शन है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, फ्रिक्शन है। फ्लूइड हैज टू ओवरकम दिस फ्रिक्शन, फ्लूइड हैज टू ओवरकम दिस फ्रिक्शन टू रिड्यूस इट्स प्रेशर, फ्लूइड हैज टू ओवरकम दिस फ्रिक्शन टू रिड्यूस इट्स प्रेशर। तो इसीलिए प्रोसेस कैसा, इरिवर्सिबल, और पूरी की पूरी साइकिल कैसी हो जाएगी, इंटरनली इरिवर्सिबल। तो लोगों ने क्या सोचा, क्यों ना इसे क्या बनाते हैं, रिवर्सिबल, क्यों ना इसे क्या बनाते हैं, रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल बनाने के लिए क्या किया, रिवर्सिबल बनाने के लिए क्या किया, देखो रिवर्सिबल बनाने के लिए क्या किया, ये आपका साइकिल है ना, यहाँ था क्या, इवापोरेटर, इवापोरेटर, ये क्या था अपना, इस बाजी, और कंप्रेसर, यहाँ वर्क दोगे, वर्क इनपुट, ये क्या था अपना, इस बाजी, और कंडेंसर। अब देखो यहाँ पर आपको एक ऐसा डिवाइस चाहिए, यहाँ पे आपको एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो क्या हो, जो प्रेशर को रिड्यूस कर दे, है ना। इसका काम क्या था, प्रेशर को रिड्यूस करना, इसका काम क्या था, प्रेशर को रिड्यूस करना। तो एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो प्रेशर को रिड्यूस कर दे, जो फ्लूइड के प्रेशर को रिड्यूस कर दो। तो आप जानते हो आपके पास एक ऐसा डिवाइस है, टरबाइन, टरबाइन भी एक ऐसा डिवाइस है, टरबाइन क्या करता है, एक्सपेंशन करता है। तो टरबाइन भी एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करेगा, फ्लूइड के प्रेशर को कम कर देगा, है ना, जो क्या करेगा, फ्लूइड के प्रेशर को कम कर देगा। और ये कैसा होगा, और अगर टरबाइन भी बनाते हो तो आप इसको बोल सकते हैं इट इज योर रिवर्सिबल एडियाबेटिक। जैसे कंप्रेसर को आपने क्या बनाया, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, तो इसको मान लो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। करना क्या है, सिर्फ एक्सपेंशन ही तो करना था, एक्सपेंशन करना था, और प्रोसेस अपना कैसा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। जैसे ही आप इसको लगाओगे आपकी पूरी की पूरी साइकिल क्या हो जाएगी, इंटरनली रिवर्सिबल। जैसे आप इसको लगाओगे आपकी पूरी की पूरी साइकिल क्या हो जाएगी, इंटरनली रिवर्सिबल। और एक फायदा और क्या मिलेगा, एक फायदा ये मिलेगा कि आप जो कंप्रेसर को वर्क दे रहे थे, आप जो कंप्रेसर को वर्क दे रहे थे, ठीक है ना, उसमें कुछ तो खर्च आया होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल। और जैसे ही टरबाइन लगाओगे तो टरबाइन से आपको वर्क आउटपुट मिलेगा, टरबाइन जैसे लगाओगे टरबाइन से आपको वर्क आउटपुट मिलेगा। तो क्या करते हैं ना, इस
शाफ्ट की मदद से इस वर्क को यहां भेज दो, तो आप क्या कर पाओगे, आप कंप्रेशन के वर्क को भी क्या कर पाओगे, कम कर पाओगे। आप कंप्रेसर के वर्क को भी कम कर पाओगे, मतलब कंप्रेसर को कम वर्क देना पड़ेगा, है ना, कंप्रेसर को कम वर्क देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्यों नहीं किए, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, ऐसा आप जानते हो कि ऐसा हम नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, हम थ्रॉटलिंग डिवाइस को ही लगाते हैं, हम लगाते हैं VCRS के अंदर थ्रॉटलिंग डिवाइस को ही लगाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं लगाते हैं कि चलो आपको दो बेनिफिट मिल रहे हैं कि आपका प्रोसेस हो जाएगा रिवर्सिबल एडियाबेटिक और साथ में आपका जो वर्क इनपुट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ये दो बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन जो कॉस्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ एक्सपैंडर जो आएगा, इट डज नॉट जस्टिफाई बोथ दिस प्रॉफिट्स। द कॉस्ट ऑफ द एक्सपेंडर, टरबाइन को लगाने में, टरबाइन को खरीद कर लाओगे फिर इसमें लगाओगे, तो टरबाइन को लगाने में जो पैसा लगेगा वो इन दोनों को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि थ्रॉटलिंग डिवाइस ही लगा लो, इसीलिए हम क्या करते हैं कि थ्रॉटलिंग डिवाइस ही लगा लो, ठीक है ना, थ्रॉटलिंग डिवाइस ही लगा दो, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक्स, है ना, ये था आपका बेसिक्स, पीएच डायग्राम, है ना, थ्रॉटलिंग, है ना, फॉर्मूला, सब कुछ बस इतना ही है ना। अब बस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए आपको थोड़ा सा ये आना चाहिए और थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का एक चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, उसके फॉर्मूले आने चाहिए, है ना, तब क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 2 से 3 क्वेश्चन हैं, है ना, बेसिक्स, अभी से बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद के मैं लेक्चर्स बनाऊंगा तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, उस बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, उन बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ। तो हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था, है ना, फॉर्मूले कब लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, ठीक है। तो अपना पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, VCRS का ही क्वेश्चन है। देखो क्या बोला, इन ए 5 किलोवाट लोडिंग कैपेसिटी, इन ए 5 किलोवाट लोडिंग कैपेसिटी, है ना, 5 किलोवाट लोडिंग कैपेसिटी, मतलब ये क्या दिया हुआ आपका, ये दिया हुआ है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, है ना, 5 किलोवाट लोडिंग कैपेसिटी, रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऑपरेटिंग ऑन ए सिंपल VCRS। कैसा VCRS है, सिंपल मतलब समझ रहे हो ना, मैं बोल रहा हूँ वर्ड सिंपल मतलब 0.1 और 0.3 जो था वो कैसा होगा, सैचुरेटेड होगा, है ना, एक होगा सैचुरेटेड वेपर और दूसरा होगा सैचुरेटेड लिक्विड, क्योंकि क्यों सिंपल बोला है या आइडियल बोला है। द रेफ्रिजरेंट इंटर्स द इवापोरेटर, द रेफ्रिजरेंट इंटर्स द इवापोरेटर विथ एन इंथैल्पी ऑफ 75 किलो जूल पर केजी, है ना, 75 किलो जूल पर केजी। तो इवापोरेटर पे एंट्री कहाँ होती है, 0.4 पे, है ना, तो H4 आपको दे दिया है कितना, 75 किलो जूल पर केजी। और क्या बोला, इट लीव्स विथ एन इंथैल्पी ऑफ 183 किलो जूल पर केजी। किसको लीव कर रहा है, इवापोरेटर को, है ना। तो लीव कहाँ करता है, H1 पे, जहाँ पे कंप्रेसर पे एंट्री, तो ये कितना दिया हुआ, 183 किलो जूल पर केजी। द इंथैल्पी एट द डिस्चार्ज, द इंथैल्पी एट द डिस्चार्ज ऑफ द कंप्रेसर, द इंथैल्पी एट द डिस्चार्ज ऑफ द कंप्रेसर इज 210 किलो जूल पर केजी। तो ये कहाँ होता है, H2, ये कितना दिया हुआ, 210 किलो जूल पर केजी। मैंने बोला था ना कि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट की इंथैल्पी निकालनी आनी चाहिए, क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया, बस डाटा लिख लो। तो सबसे पहले क्या बोलता है, कैलकुलेट COP, द पावर कंजप्शन इन किलोवाट और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अक्रॉस द कंडेंसर, है ना, कंडेंसर के अंदर हीट ट्रांसफर कितना होगा ये भी आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये 5 किलोवाट भी दिया है, 5 किलोवाट क्या दिया है, 5 किलोवाट क्या दिया है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, है ना, किलोवाट में ना, तो ये आपको दे दिया RC इज 5 किलोवाट, RC इज 5 किलोवाट। तो देखो TH डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, है ना, TH डायग्राम बना रहे हैं। 0.1 सिंपल है ना, 0.1 और 0.4 0.3 ये कैसे होंगे, सैचुरेटेड होंगे, एग्जैक्टली लास्ट, जैसा इंट्रोडक्शन में हमने देखा था। 0.1 0.2 0.3 एंड 0.4, है ना। देखो H1 दिया गया है यहाँ पे, है ना,
आपसे पूछा सबसे पहले क्या, COP। तो COP आप जानते हो, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, H1 माइनस H4 अपॉन वर्क इनपुट क्या है, H2 माइनस H1। H1 देखो दिया गया आपको 183 और देखो H4 है ना। वैसे देखो H3 इक्वल्स टू H4 ही होता है ना। H3 इक्वल्स टू H4 ही, क्यों, आइसेंथाल्पिक प्रोसेस थ्रॉटलिंग डिवाइस के अंदर है एंथैल्पी कांस्टेंट, तो H3 इक्वल्स टू H4। तो कभी H3 दे दे या H4 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। H4 दिया गया है ना 75 अपॉन H2। H2 कितना दिया हुआ है 210 माइनस H1। H1 कितना दिया हुआ है 183। इसको आप सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करो, 183 माइनस 75 अपॉन 210 माइनस 183, आपका COP मिल जाएगा और ये आपको मिलेगा 4। तो COP इज 4 है ना। सेकेंड आपसे क्या पूछा है, पावर कंजम्पशन। अब देख लो COP को आप क्या लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी अपॉन पावर, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी अपॉन पावर। COP तो आपको पता है ना, COP तो आपने निकाल लिया कितना 4, COP आपने निकाल लिया 4। ये दिया हुआ आपको क्या 5 किलोवाट अपॉन पावर, पावर कितना दिया हुआ निकालना है ये है ना। यहाँ से आपको मिल जाएगा पावर, ये देखो कितना मिल जाएगा 1.25 किलोवाट। पावर इनपुट क्या मिल जाएगा 1.25 किलोवाट। और थर्ड पार्ट देखो, थर्ड भी है, थर्ड में आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द हीट रिजेक्शन, व्हाट इज द हीट रिजेक्शन अक्रॉस द कंडेंसर है ना। और सबसे बड़ी बात है कि ये पूछा गया आपसे किलोवाट, ये आपसे पूछा गया है किलोवाट। व्हाट इज द हीट रिजेक्शन अक्रॉस द कंडेंसर, व्हाट इज द हीट रिजेक्शन अक्रॉस द कंडेंसर, और ये पूछा गया आपसे किलोवाट में, हीट रिजेक्शन अक्रॉस द कंडेंसर इन किलोवाट। तो देखो हमको ये फॉर्मूला तो पता है, क्या फॉर्मूला हमें ये पता है कि अभी हमने स्टेडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन लगाया था कि हीट रिजेक्टेड अक्रॉस द कंडेंसर इज H2 माइनस H3, H2 माइनस H3। लेकिन जब H2 माइनस H3 करोगे तो किस में मिलेगा, किलो जूल पर केजी। लेकिन आपको क्वेश्चन में किससे पूछा है, किलोवाट में। तो क्या मल्टीप्लाई कर दो इसमें, मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई कर दो, क्या मल्टीप्लाई कर दो, मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो RSC के अंदर, VCRS के अंदर हमेशा ध्यान रखना कि जब भी मास फ्लो रेट निकालना है, जब भी आपको मास फ्लो रेट निकालना है तो तीन चीजें, तीन ही प्रोसेस है इस मास फ्लो रेट को निकालने का। या तो सबसे पहले जाओ RC के पास, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी के पास, या तो आप जाओ किसके पास, पावर इनपुट के पास, या जाओ आप वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर के पास है ना। ये आगे करेंगे कंप्रेसर वाला पार्ट है ना, फिर जाओ कंप्रेसर के पास। तो देखो ये तो कुछ दिया नहीं है इसमें है ना, ये तो कुछ दिया नहीं है। तो देखो RC भी आपको क्वेश्चन में दिया है 5 किलोवाट और पावर इनपुट में दिया 5 किलोवाट। आप कहीं भी चले जाओ है ना, आप कहीं भी चले जाओ और मास फ्लो रेट निकाल लो। तो देखो RC के पास क्या है 5 किलोवाट है और ये क्या लिखोगे m डॉट इंटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो 5 किलोवाट इक्वल्स टू m डॉट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा H1 माइनस H4, H1 माइनस H4। H1 आपको पता है कितना 183 और H4 आपको पता है कितना 75। या तो आप यहाँ चले जाओ या आपने अभी जस्ट पावर निकाला है ना, वहाँ से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से मास फ्लो रेट निकालो, मास फ्लो रेट देखो कितना आएगा 183 माइनस 75, 5 डिवाइडेड बाय आंसर, ये आएगा 0.046, ये आपको मिलेगा 0.046। मास फ्लो रेट आपको मिलेगा 0.046 kg पर सेकेंड है ना। जब भी मास फ्लो रेट आए या तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी से आएगा या पावर से आएगा या वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर से आएगा है ना। जैसे ही आपको मास फ्लो रेट आ गया आप यहाँ पुट करो 0.046। H2 आपको पता है, H2 कितना 210 और H3 और H4 तो बराबर है ना, इसको पुट करो 75। आपको यहाँ से मिल जाएगा क्या Q कंडेंसर, आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा Q कंडेंसर। तो इंटू 210 माइनस 75, ये कितना आएगा 6.25, ये आपको मिल जाएगा 6.25 किलोवाट में पूछा था इसलिए इतना किए। अगर किलो जूल पर केजी में पूछता तो सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस हो जाता, लेकिन मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई करना है तो ये करना है ना। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। अपना दूसरा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी देख लो क्या बोला है, रेफ्रिजरेंट बेस्ड ऑन आइडियल VCRS है ना, आइडियल VCRS देख रहे हो ना वर्ड, फिर से ऑपरेट्स बिटवीन ए टेम्परेचर लिमिट ऑफ -20 एंड 40 डिग्री सेल्सियस +40। मतलब -20 किसका टेम्परेचर होगा, लोअर टेम्परेचर। लोअर पे कौन होता है, इवापोरेटर,
और हायर टेम्परेचर +40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कौन होगा? कंडेंसर होगा, ठीक है ना। और ये देखो लिखा हुआ द रेफ्रिजरेंट इंटर्स द कंडेंसर एट सैचुरेटेड वेपर, इंटर्स द कंडेंसर एट सैचुरेटेड वेपर मतलब कंप्रेसर का जो एग्जिट होता है कंडेंसर का इनलेट होता है ना, सैचुरेटेड वेपर, लीव्स द कंडेंसर एट सैचुरेटेड, है ना। मैंने बोला था ना हर एक पॉइंट पे आप क्या निकाल लो, इंथाल्पी निकाल लो, तभी आपका काम होगा। तो इंथाल्पी वैल्यू दी गई है टेबल में, आप देखो कौन कौन सी वैल्यू दी गई है, पता चलेगा डायग्राम बनाने के बाद, है ना। तो इंथाल्पी वैल्यू दी गई है, तो आपसे पूछा गया फाइंड द सीओपी एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इन किलोवाट, है ना। अब देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का मतलब ये मत समझ लेना कि किलो जूल पर केजी में पूछा, जब बोल दिया किलोवाट मतलब आपको क्या निकालना है? रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। और देखो मास फ्लो रेट दे दिया है ना, मास फ्लो रेट दे दिया, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में सिर्फ मास फ्लो रेट को मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या निकल जाएगा? रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। तो इसमें टेबल दिया गया, और टेबल जनरली दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर, है ना, पेपर में भी आएंगे तो टेबल दे के कभी कभी आता है। देखो क्वेश्चन करते हैं, है ना, टेबल दिया गया है, अब डायग्राम बनाते हैं, है ना। डायग्राम बनाते हैं क्या? टी वर्सेज एस डायग्राम, है ना, टी वर्सेज एस डायग्राम ना, डोम बनाते हैं। अब देखो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ कि दो रेफ्रिजरेंट इंटर्स द कंडेंसर एट सैचुरेटेड वेपर, है ना, बोल दिया। देखो सिंपल लिखा लेकिन उसने बोल दिया कि क्या करना है। जो पॉइंट 2 था अपना उसको इसने बोल दिया, अभी तक क्या था? ये सुपर हीटेड था, अभी तो लास्ट क्वेश्चन किया था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर बोल दिया कि जो अपना पॉइंट 2 है द रेफ्रिजरेंट इंटर्स द कंडेंसर एट सैचुरेटेड वेपर, तो पॉइंट 2 सैचुरेटेड वेपर पे आएगा। और ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, और 3 और लिव्स कहाँ पे कर रहा है? लिव कर रहा है सैचुरेटेड। और ये तो अपना डॉटेड बना रहे, क्यों? क्योंकि ये कैसा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखो इतना तो पता ना कि 1 से 2 जो प्रोसेस था वो कैसा होगा? आइसेंट्रोपिक, है ना। तो ये इस तरीके से होगा, सॉरी ये इस तरीके से होगा, ये होगा अपना पॉइंट 1, है ना। अब देखो पॉइंट 1 अभी सैचुरेटेड पे होता था, अब नहीं हो रहा क्योंकि क्वेश्चन ने बोला, जैसा बोला उसने वैसा हमने कर दिया, है ना। और देखो एफ और जी, है ना, एफ जो जनरली लेते हैं वो हम लेते हैं सैचुरेटेड लिक्विड को डोनेट करने के लिए, है ना, और जो जी लेते हैं वो लेते हैं सैचुरेटेड वेपर के लिए, है ना। ये आप थर्मोडायनेमिक्स के अंदर देखते होगे, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस के अंदर ये देखते होगे जी और एफ सारे फॉर्मूले, ठीक है ना। सीओपी निकालने के लिए कहा गया आपसे, सीओपी क्या लिखोगे? H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1, H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1। और देखो G और F की वैल्यू दी गई है, मतलब 1 अननोन है, ये जो 1 है ना यही आपको निकालना है, क्योंकि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट की इंथाल्पी चाहिए। 1 तो नहीं दिया गया तो 1 आपको निकालना होगा। देखो 2 पॉइंट, 2 कहाँ पे है? ये हाइयर टेम्परेचर पे, ये कहाँ है? लोअर टेम्परेचर पे। ये कितना था? -20, और ये कितना था? +40 डिग्री सेल्सियस। तो +40 वाले टेबल में चले जाओ। 2 देखो, 2 कहाँ पे? वेपर, जी वाले में चले जाओ, कितना दिया? 200। H2 कितना दिया हुआ है? 200 दिया गया है। और देखो 3 ये हाइयर टेम्परेचर 40, ये कितना दिया हुआ? 80, ये दिया हुआ 80। तो अब तो ये जानते हैं ना कि H3 इक्वल्स टू क्या होता है? H4 भी होता है, H3 इक्वल्स टू H4 भी होता है। तो H1 तो अभी नहीं पता है, H1 नहीं पता है ना, H1 नहीं पता है। H4 कितना है? 80, और H2 कितना है? 200। H1 निकालना है, H1 नहीं पता है ना, तो H1 निकालो। अब देखो अगर तुम फॉर्मूला लिखोगे H1 का क्या लिखोगे? H1 का लिखोगे HF प्लस एक्स Hg माइनस HF, यही फॉर्मूला होता है वेट रीजन का, है ना। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेट रीजन, ये प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस से आया, है ना। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेट रीजन। देखो, और ये किसके लिए लिख रहे हैं? लोअर टेम्परेचर के लिए, -20 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो देखो HF यहाँ दिया हुआ कितना? 20, Hg भी दिया गया कितना? 180, HF पता है कितना? 20, लेकिन क्या नहीं मालूम है? X नहीं मालूम है, ड्राइनेस फैक्टर नहीं पता, ड्राइनेस फ्रैक्शन नहीं पता ना। तो अब ये कहाँ से निकालेंगे? अब देखो एक हेल्प हमारे लिए क्या है, ये जो 2 से 1 प्रोसेस है ये कैसा है? कांस्टेंट इंट्रॉपी प्रोसेस। ये कैसा है? कांस्टेंट इंट्रॉपी प्रोसेस। तो हम ये कर सकते हैं कि 2 से 1 जो प्रोसेस है अपना कांस्टेंट इंट्रॉपी प्रोसेस, तो हम ये लिख सकते हैं H2 इक्वल्स टू S1, ये हम लिख सकते हैं H2 इक्वल्स टू S1। और H2 क्या है? हाइयर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस पे कैसा स्टेट? वेपर का स्टेट। Hg चले जाओ, मतलब 2 पे एंट्रोपी कितनी है? 0.67। और S1 को क्या लिख सकते हैं? SF, लोअर टेम्परेचर 0.07 प्लस एक्स Hg लोअर टेम्परेचर के लिए 0.7366 माइनस
0.07। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा x, यहाँ इसको सॉल्व करो आपको x मिलेगा, और x देखो x आपको मिलेगा 0.9, x मिलेगा 0.9, ये x यहाँ से मिल जाएगा 0.9, x को उठाओ और यहाँ पुट कर दो 0.9, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा H1, और H1 आपको मिलेगा 164, पुट करके देखो H1 मिलेगा 164, मतलब यहाँ पर देखो आपका H1 मिलेगा 164 माइनस 80 अपॉन 200 माइनस 164, इसको सॉल्व करो आपका आंसर आएगा, आप इसको सॉल्व करो आपका आंसर आएगा 2.33, आपका आंसर आएगा 2.33 COP है ना। तो बस एंट्रोपी इंथैल्पी के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए सारे, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस के, उसे आप रिवाइज करो तभी आपको अच्छे क्वेश्चन बना पाओगे BCRS के, नहीं तो क्वेश्चन हिलने वाले नहीं है ना। और दूसरा क्या पूछा है मास, दूसरा क्या पूछा है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इन किलोवाट, दूसरा आपसे क्या पूछा है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इन किलोवाट। तो देखो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इन किलोवाट अगर लिखते हो तो क्या लिखते हो, ये मास ऑफ रेफ्रिजरेंट इनटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, मास दिया ना 0.025 और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है H1 माइनस H4, तो 0.025 164 माइनस 80, यहाँ से इसे सॉल्व करो, यहाँ से आपको आंसर क्या मिलेगा, यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 2.1 किलोवाट, यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 2.1 किलोवाट, ठीक है। तो अभी ये बेसिक क्वेश्चन था, एक लेक्चर और बनाऊंगा BCRS का है ना, उसमें और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।